आज की क्लास थोड़ा हम फिल्ट्रेशन पर बात कर लेते हैं, डायलिसिस पर बात कर लेते हैं। okay? तो अगर आप में से किसी के पास बीएचपी का बुक होगा, बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी का, एनाटॉमी फिजियोलॉजी का, वो अपने पास रख लीजिएगा। जो सेमेस्टर के स्टूडेंट है उनके पास तो आई थिंक होगा बीएचपी, मानव शरीर विज्ञान की सर। हाँ जी, मानव शरीर विज्ञान। फर्स्ट सेमेस्टर में भी क्या कोई भी? हाँ जी, फर्स्ट सेमेस्टर में है। हाँ जी मैम, फर्स्ट सेमेस्टर में है। मानव शरीर विज्ञान आप पढ़ रहे हैं, हाँ। कितनी सारी क्लासेस आप ले चुके हैं? ओके। तो देखिए, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का अभी हमने काफी कुछ कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब हम थोड़ा प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट की तरफ बात करेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे। कैसे हमें ट्रीटमेंट करना है, कैसे हमारे पास कोई पेशेंट आया तो कैसे हमें कोलरेट करना है, उसको हमें समझना है। तो हमारी जो एज ए थेरेपिस्ट अगर हम बात करें, अब आप एज ए थेरेपिस्ट काम कर रहे हैं, तो एज ए थेरेपिस्ट हमारी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि हम एक कैसे थेरेपिस्ट है। जब हमारे पास एज ए कोई पेशेंट आता है तो उसको हम कैसे सेटिस्फाई करें, कैसे कन्विंस करें ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि अपने पास जो पेशेंट आएंगे वो हर जगह से घूम कर आएंगे। सिर्फ डायरेक्टली हाँ जी ये प्रॉब्लम हुआ घर से उठकर आपके पास नहीं आएंगे, पहले वो जाएंगे एलोपैथिक डॉक्टर के पास, फिर होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर अगर कोई पेन रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो भाई जो फिजियोथेरेपी होती है वहां पर भी करवा कर आएंगे। सर्वाइकल वाले 75% पेशेंट हमसे कहते हैं कि मैंने फिजियोथेरेपी इतने महीने करवाया, कोई रिलीफ नहीं हुआ। रिलीफ हुआ, टेम्परेरी रिलीफ हुआ। सर्वाइकल वाले, पेन वाले फिजियोथेरेपी करवा कर आते हैं। तो हर, मेरे कहने का मतलब है, पेशेंट आपके पास हर जगह से घूम कर आएंगे, ट्रीटमेंट करवाने के लिए नहीं, ट्राई करने के लिए आएंगे। ये किसी ने बताया कि यहाँ पर एक्यूप्रेशर के थ्रू ट्रीटमेंट होता है, तो हम देखने के लिए आए हैं कैसे कैसे ट्रीटमेंट होता है। क्योंकि हमारी थेरेपी की अब तो अवेयरनेस काफी है, लेकिन पहले टाइम में जो अवेयरनेस था वो काफी कम था, तो लोगों को उतना बिलीफ नहीं था। बट जैसे जैसे कोविड में काफी अच्छा हमारा प्रोग्रेस हुआ, अवेयरनेस हुआ हमारे एस्पस का, हमारे एक्यूप्रेशर का, लोगों तक हर घर में लगभग काफी लोग जानने लगे कि एक्यूप्रेशर भी एक थेरेपी है। तो कैसे हमें उसको पेशेंट को डील करना है, कैसे हमें ट्रीट करना है, कैसे हमारी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, इन सब पर हम धीरे धीरे डिस्कस किया करें। ठीक है, देखिए बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो डिप्रेशन के होते हैं, एंजाइटी के होते हैं, स्ट्रेस के होते हैं, तो उन पेशेंट को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, उन पेशेंट का हम कैसे इलाज कर सकते हैं। प्रोटोकॉल तो है आपके पास, प्रोटोकॉल तो है। अब डिप्रेशन के कारण अलग अलग हो सकते हैं, जो रीजंस हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। टीसीएम का अगर आप बात करें ना कभी, चाइनीज एक्यूप्रेशर का, तो एक एक बीमारी के लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल है, उसमें से आपने सिलेक्शन करना होता है। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में तो काफी हद तक सिमिलर ही एक ही प्रोटोकॉल है, 2 प्रोटोकॉल है। लेकिन जब आप टीसीएम में सीखते हैं ना, अगर अस्थमा का इलाज करना है तो 5 टाइप्स ऑफ अस्थमा है, 5 टाइप ऑफ अस्थमा में हर एक तरीके का प्रोटोकॉल है, कई तरीके के, स्प्लीन, किडनी, लंग्स, हार्ट, हर तरीके का प्रोटोकॉल है। तो वो अपने सिम्टोमेटिक सिम्टम्स के अकॉर्डिंग और टंग को देखकर डायग्नोस करके सेलेक्ट करना पड़ता है। तो हम अब अगर मान लीजिए, जैसे कि मेरे तो ये रूल है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो किसी को साथ में सिखाना भी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब आप किसी को सिखा रहे हैं तो आपको 10 गुना स्टडी करना होगा उस पर्टिकुलर टॉपिक का, तो कहीं ना कहीं आप भी सीख रहे होते हैं। कि जैसे कि मान लीजिए मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, एलवीएम मुझे पढ़ना है, आरएलवीएम में मेरे को आपको बताना है, तो पहले मैं 2 से 3 बार अपने आप पढ़ूंगा, ठीक है, उसकी लोकेशन अपने माइंड में समझूंगा, क्योंकि हमारे पास 21 लोग जुड़े हैं, तो 21 लोगों के अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं। तो 21 लोग के पास कौन सा क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है किसी भी तरीके का, तो वो मुझे उस लेवल तक थोड़ा अपने आप को प्रिपरेशन करना है। उसी तरह सबसे बेस्ट ट्रिक यही है कि आपको सीखना है तो सिखाना स्टार्ट कर दीजिए, तो आपकी जो कंसंट्रेशन है वो 10 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, और हर तरीके के ट्रीटमेंट में जब कोई लाइलाज बीमारी होती है, कंट्रोल में नहीं होती, तो उसमें जो कंट्रोलिंग सिस्टम में जो हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब देखिए लाइलाज बीमारी, अब इसको एक वर्ड मिलता है आपको, ईडियोपैथी। ईडियोपैथी रिपोर्ट्स में मिला है। डॉक्टर आज के टाइम में जब आप आपके पास, मैंने कहा हर तरीके से डॉक्टर घूमकर पेशेंट आपके पास आएगा, तो जब कोई बीमारी लाइलाज होती है, मोस्टली लाइलाज पेशेंट भी आते हैं हमारे पास, जब कोई बीमारी लाइलाज होती है तो डॉक्टर लिख देते हैं ईडियोपैथी। ईडियोपैथी मतलब बीमारी इडियट है, बीमारी इडियट है, ईडियोपैथी, डॉक्टर ने नया नाम दे दिया। तो ये लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, इडियट बीमारी है, इडियट डिजीज है। तो ऐसे आप याद रखते हैं, इडियट यानी ईडियोपैथी, जैसे होम्योपैथी, एलोपैथी, उसी तरह ईडियोपैथी।
यानी ला इलाज बीमारी, अब इसका कोई इलाज नहीं है। अब देखिए हमने टीसीएम में पढ़ा है कि टीसीएम में स्टेज होती है, दो तरीके की स्टेज होती है, एक इजी स्टेज और एक डिजीज स्टेज। जानते होंगे आप, इजी यानी सहज, डिजीज यानी असहज। तो जो इसमें इजी स्टेज है ना, वही आपका होम्योस्टेसिस है। आपका बीएचपी का एक पहला चैप्टर होम्योस्टेसिस है। अगर आप देखें बीएचपी की बुक ओपन करके, तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारे एसपस की, हमारे संस्थान की बीएचपी की बुक है, पुरानी है, अब तो नई बुक आ गई है। ये मैंने कभी जब पापा जी के मोबाइल से, जब पापा जी के टाइम पर स्टडी थी, तब पीडीएफ बनाया था। तो देखिए ये है होम्योस्टेसिस, सबसे पहला चैप्टर आपका बीएचपी का होम्योस्टेसिस है। अगर आपने इस चैप्टर को समझना है तो जो नीचे के 14 चैप्टर्स है ना, ये इनको समझना होगा, पहले इनको पढ़ना होगा, उसके बाद आपको होम्योस्टेसिस समझ में आता है। और देखिए होम्योस्टेसिस सबसे पहले रख दिया। अगर वन वर्ड में हम बात करें तो टीसीएम में होता है दो वर्ड, डिजीज और ईज। ईज स्टेज, डिजीज स्टेज। जो आपकी ईज स्टेज है उसको ही बताया गया होम्योस्टेसिस स्टेज। होम्योस्टेसिस क्या होता है? अंदर के और बाहर के वातावरण में एक तरह से बैलेंस होना, दैट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। और ये बैलेंस बॉडी टू बॉडी वरी करता है। किसी के लिए, जैसे हमने बात किया 60-40, 50-50%, किसी के लिए 60-40 नॉर्मल होता है, किसी के लिए 50-50 नॉर्मल होता है, हर बॉडी टू बॉडी वरी करता है। ठीक है, होम्योस्टेसिस यानी इनटेक और आउटटेक में बैलेंस होना, जितना आप इनटेक कर रहे हैं उतना ही आउटटेक कर रहे हैं। खाने में बैलेंस होना, उठने में बैलेंस होना, समय से उठना है, समय से सोना है, समय से एक्टिविटीज करनी है, समय से ऑफिस जाना है, समय से पढ़ाई करनी है। अगर ये सारी एक्टिविटीज आपके समय के अकॉर्डिंग हो रही है, समय के साथ हो रही है, तो आपकी बॉडी में होम्योस्टेसिस मेंटेन है। लेकिन अगर ये समय से अगेंस्ट रहे, समय से उठ नहीं रहे हैं, समय से रेस्ट नहीं कर रहे हैं, समय से ऑफिस नहीं जा रहे हैं, समय से एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, समय से आराम करने का जो टाइम होता है वो रात में होता है, रात में हम वर्क कर रहे हैं, दिन में आराम कर रहे हैं। ठीक है, देयर इज एन अपोजिट। तो ये स्टार्टिंग में तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब ये रूटीन आपका लंबे समय तक बना रहेगा तो वो आगे चल के जो होम्योस्टेसिस स्टेज थी उसको इम्बैलेंस कर देगा, यानी ईज स्टेज को ये डिजीज स्टेज में कन्वर्ट कर देता है। जितना जाना चाहिए उतना नहीं जा पा रहा है, या जितना आना चाहिए उतना नहीं आ पा रहा है, मतलब चीजें कम और ज्यादा हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ईज स्टेज है चेंज इनटू डिजीज स्टेज। अब इस ईज स्टेज के डिजीज स्टेज में चेंज होने के दो तरीके होते हैं। मैं थोड़ा स्टार्टिंग से लेकर चल रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से, जो आपको समझ में आ जाएगा कि हम किडनी पर भी आएंगे। तो इस ईज स्टेज से डिजीज स्टेज में कन्वर्ट होने के या दो तरीके हम बात करेंगे। एक होता है एक्टिव मेथड, एक कहलाता है पैसिव मेथड। एक्टिव पैसिव, ग्रामर वाला नहीं, इंग्लिश वाला एक्टिव पैसिव नहीं, अपना ही अलग एक्टिव पैसिव है। ठीक है, एक्टिव मेथड एंड पैसिव मेथड। जो आपका एक्टिव है, एक्टिव मेथड जो है, एक्टिव मेथड में क्या होता है, सेल की जो एनर्जी है वो खर्च होती है तब कुछ काम होता है। पहले एनर्जी खर्च होगी तब कुछ काम होगा। लेकिन जो पैसिव मेथड है उसमें एनर्जी खर्च नहीं होती है। जो आपका पैसिव मेथड है उसमें एनर्जी खर्च नहीं होती है, बिना खर्च के ही काम हो जाता है। एक्टिव मेथड में एनर्जी खर्च हो रही है, पैसिव मेथड में एनर्जी खर्च नहीं हो रही, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये जो पैसिव मेथड है जिसमें एनर्जी खर्च नहीं होती है, जैसे ऐसा मान लीजिए जैसे हमें कुछ फ्री में मिल जाए, जिसमें कुछ काम करना ना पड़े। ठीक है, तो जो चीज फ्री में मिलती है ना उसकी लोग वैल्यू नहीं करते हैं। चाहे आप ट्रीटमेंट फ्री में दे रहे हो, चाहे आप कोई चीज फ्री में दे रहे हो, उसकी वैल्यू नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप उनसे चार्ज करेंगे, अच्छा खासा चार्ज करेंगे, तो वो वैल्यू भी करेंगे और सीक्वेंस वाइज ट्रीटमेंट भी करवाएंगे। ये खुद का एक्सपीरियंस है जो हमने देखा है। अगर हम किसी को कोई चीज फ्री में दे रहे हैं तो उसकी वो लोग वैल्यू नहीं करते। या तो जो लेने वाला मेंबर है वो काफी इंटरेस्टेड हो या काफी एक्साइटेड हो तो उसके लिए हेल्पफुल है, लेकिन जो लोग एक्साइटेड नहीं है उनको हम फ्री में दे रहे हैं तो वो वैल्यू नहीं करेंगे। दैट इज एन पैसिव मेथड, फ्री में मिल गया। लेकिन अगर उनको कुछ खर्च करना पड़ता, पैसा पेमेंट करना पड़ता, तब वो परचेज करते।
तो उसकी वो वैल्यू भी करते, उसको यूज भी करते कि भाई पेमेंट दिया है तो यूज तो करना ही है, ठीक है। तो जो पैसिव मेथड है उसकी लोग उसका उतना वैल्यू नहीं है जितना एक्टिव मेथड का। तो पैसिव मेथड क्या है, जिसमें सेल मेम्ब्रेन के अंदर चीजें अंदर जाती हैं, बाहर आती है। पैसिव मेथड भी सेम है, एक्टिव मेथड भी सेम है। डिफरेंस क्या, एक में एनर्जी खर्च होती है, एक में एनर्जी खर्च नहीं होती है। तो इसके 5 रास्ते हैं, वो आगे हम बात करेंगे। अब देखिए, जब आप पढ़ेंगे ना होम्योस्टेसिस या सेल, तो उसका एक चैप्टर में लिखा होगा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, मैं अपना व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूं। डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन और ऑस्मोसिस, ये 3 तरीके, ठीक है। डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन और ऑस्मोसिस, तो 3 मेथड है। वैसे होते 5 है, बट यहाँ पर 3 बताए गए, हम 3 की बात करेंगे। तो 3 मेथड आपके हैं। इसमें से जो डिफ्यूजन है और जो ऑस्मोसिस है, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट मतलब एक में अगर सॉलिड आएगा जाएगा तो दूसरे में लिक्विड आएगा जाएगा। मेरी बात पहुंच रही होगी। तो हुए ना अपोजिट। जो आपका है डिफ्यूजन और जो आपका ऑस्मोसिस है, दे आर अपोजिट ईच अदर। हमें जो बात करनी है वो बात करनी है फिल्ट्रेशन की। धीरे धीरे हम किडनी की तरफ जा रहे हैं, इसको आप समझते चलिएगा। फिल्ट्रेशन को हमें समझना है, फिल्ट्रेशन को हमें जानना है। मैं जो आपके साथ बात करना चाह रहा हूँ वो बात करना चाह रहा हूँ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन की हमें बात करनी है। अब फिल्ट्रेशन के नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि कुछ छानना है, फिल्टर करना है, इजी है। अब आप मेरे को बताइएगा कि एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप बता देंगे तो आपको कई सारी चीजें समझ में आएंगी। जैसे कि हम जिनको पता है तो हो सकता है जो मेरी प्रीवियस क्लासेस अटेंड किया हो तो उनको शायद याद हो, लेकिन जो न्यू है वो बताइएगा। हम किचन में जाते हैं, सभी जाते हैं ना किचन में। साहू सर, विनोद सर, कभी कभी किचन में जाते हो आप? जाते हैं। आते हैं, ठीक है सर। तो सभी किचन में कभी ना कभी जाते हैं, और चाय भी बनानी पड़ जाती होगी कभी ना कभी इन लाइफ में, कभी ना कभी बनाई होगी चाय, टी। तो चाय बनाने के समय उसको हम फिल्टर करते हैं, ठीक है। फिल्टर यानी छानते हैं। तो उसमें हम क्या छानते हैं? लिक्विड छान देते हैं। हाँ जी मैम, क्या लिक्विड चाय छानते बनाने हैं में क्या और छानते हैं? लिक्विड को छान देते हैं और सॉलिड ऊपर रह जाता है। ऊपर ही रह जाता है, वेस्टेज ऊपर रह जाता है। 1 बाय 1 बताइए रागनी मैम। लिक्विड जो हमको चाहिए सर वो छान लेते हैं, और उसका जो नहीं चाहिए वेस्टेज पार्ट तो ऊपर ही रह जाता तो है। ये हम क्या कर रही है, प्रोसेस क्या कहलाएगा, हम क्या कहते हैं? फिल्टरेशन। नहीं, फिल्ट्रेशन तो है, मतलब आप क्या करें, आपने कहा नीचे चला जाता है और जो सॉलिड है वो ऊपर चला जाता है। ऊपर चला जाता है। ठीक है, चलिए अभी आपका क्वेश्चन हम यहीं पर रोकते हैं। सुशांति मैम, क्या क्या करते हैं हम? सर वो जानते जो क्या है? लिक्विड, सर लिक्विड जो है उसको नीचे चला जाता है और जो सॉलिड है वो ऊपर रह जाता है। अच्छा, सेम आंसर। चलिए जी। चेतना जी, क्या छानते हैं हम? नहीं पता। मोनिका मैम? चाय पत्ती छान लेते हैं हम लोग। हाँ, चाय पत्ती छान लेते हैं, लेकिन नॉर्मली मैम बात कर रहे थे चाय छान लेते हैं। हम बात करते हैं चाय छान लो। अब चाय छानते हैं। यूजफुल जो काम की चीज है वो नीचे आ जाती है और जो बिना काम की चीज है वो छन्नी में रह हाँ, तो जाती है। हम मैम चाय छानने की, चाय की पत्ती को छान रहे हैं? चाय की पत्ती। चाय को छान रहे हैं? चाय की पत्ती को। चाय की पत्ती को। चलिए अभी आप कंफ्यूज मत होइए, एक और एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। कहीं एक, चलिए मैं गया कहीं, ठीक है, और वहां कुछ चावल में से कोई लेडीज बैठी हुई थी, वो चावल में से कुछ बाहर निकाल रही थी। अब हमने उनसे पूछ लिया कि आप क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा चावल बिन रही हूँ, ठीक है। तो जो बिना इन्होंने, क्या वो चावल था? अगर चावल था तो फेंका क्या?
कंकड़ फेंक दिया। तो ये क्या कहलाएगा? चलिए एक और एग्जांपल लीजिए, इसको भी आप टेस्ट कहलाएगा सर। हाँ चलिए आगे हम एक और बात करते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति है, कहीं जा रहा था बाइक से, किसी ने उससे पूछ लिया कि कहाँ जा रहे हो, तो उसने कहा आटा पिसवाने के लिए जा रहा हूँ। उसने कहा आटा पिसवाने के लिए जा रहा हूँ। अब आप मेरे को बताइए, आटा पिसता है क्या? नहीं, गांव नहीं पिसता सर, है। गेहूं पिसवाने के पिसता है लिए ना, जा रहा है। अब आटा थोड़ी पिसता है। और उसने कहा कि आटा पिसवाने के लिए जा रहा हूँ, और आप बहुत सी दुकानों पे देखेंगे ना तो वही लिखा रहेगा यहाँ पर, हमारे यहाँ पर आटा पीसा जाता है। हाँ सर। तो आटा थोड़ी पिसता है, गेहूं पिसता है। जी आप यहाँ पर मैं क्या बताने का आपको प्रयास कर रहा हूँ, आप समझिए ये जो फिल्ट्रेशन है ये कैसा होगा, चाय कैसे छन जाएगी बिना एनर्जी खर्च किए? छन जाएगी चाय बिना एनर्जी खर्च किए? नहीं नहीं सर। सर। अगर मान लीजिए चाय को हम छान रहे हैं, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो उसमें एनर्जी खर्च हो रही है। बाइक से हम कहीं जा रहे हैं, उसमें भी एनर्जी खर्च हो रही है। बाइक की भी एनर्जी खर्च हो रही है और आपके बॉडी की भी एनर्जी खर्च हो रही है। ठीक है। और जो लेडीज चावलों को बिन रही थी, कंकड़ को बाहर फेंक रही थी, उसमें भी एनर्जी खर्च हो रही है। जब एक सेल मेम्ब्रेन है, अगर हम एक सेल मेम्ब्रेन की बात करें, तो इसके इधर से उधर या उधर से इधर जो चीजें हैं वो कैसे आएंगी जाएंगी, उस पर हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए कोई चीज है, मान लीजिए सेल के अंदर से चीजें सेल के बाहर जाती है, सेल के बाहर से चीजें सेल अंदर आती है। जैसे कि आप ये ले लीजिए, ये सेल है, सेल का एक स्ट्रक्चर ले लीजिए, ये सेल का बाहर का एटमॉस्फेयर है, ये सेल के अंदर का एटमॉस्फेयर है, इंटरनल एटमॉस्फेयर और एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये आपकी जो है ना, ये जो कवरिंग है सर्किल, ये सेल मेम्ब्रेन कहलाएगा। तो जो आपका ये सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही इसमें कुछ पोर्स होते हैं जिनके माध्यम से चीजें अंदर और बाहर जाती है। अगर ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चल रहा है तो आपके शरीर में, आपकी सेल में होमियोस्टेसिस मेंटेन रहता है। तो देखिए एक सेल मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू चीजें अंदर और बाहर जा रही हैं, तो वो कैसे अंदर और बाहर जा रही है, इस चीज का कोई फिलॉसफी होगा, कोई साइंस होगा, कोई लॉजिक होगा कि वो काम कैसे कर। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो फिलॉसफी क्या है? देखिए मान लीजिए आपने इंसुलिन है, इंसुलिन की हम बात करें, इंसुलिन, ठीक है, और ग्लूकोज। इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन क्या करता है? कौन सी ग्लैंड करती है? तो व्हाट इज द रोल ऑफ इंसुलिन? ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करता है। ग्लूकोज को अंदर जाने के लिए अलो करता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। देखिए ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, तो इंसुलिन क्या करता है, इस सेल मेम्ब्रेन के पोर्स को बड़ा कर देता है, जिससे कि जो ग्लूकोज है वो इजीली एंटर कर सके सेल के अंदर। अब जब ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर करता है तो कहाँ जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहलाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। ठीक है, तो जब इंसुलिन ने क्या किया, सेल के पोर्स को बड़ा कर दिया, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। वहां पर एक साइकिल होती है जिसे हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं। एनर्जी बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो एनर्जी बनेगी। ठीक है, अब मान लीजिए पेनक्रियास ग्लैंड इंसुलिन सिक्रेट ना करे, ठीक है, तो इंसुलिन सेल के मेम्ब्रेन पे नहीं आएगा, ग्लूकोज सेल के बाहरी तरफ घूमता रहेगा, यानी ब्लड में घूमता रहेगा चारों तरफ। ठीक है, जिससे कहेंगे ग्लूकोज डायबिटीज हो गया। ठीक है, अब वो अंदर ही नहीं जाएगा, अंदर नहीं जाएगा उस माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा तो वहां एनर्जी नहीं बनेगी सही से। एनर्जी नहीं बनेगी तो वीकनेस भी आएगी, काम करने का मन नहीं करेगा, प्रॉब्लम होगी, काफी सारे फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे, ऑल ओवर बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगी। अब ऐसी कंडीशन में क्या करता है, लोग बाहर से इंसुलिन लेते हैं और वो इंसुलिन आके क्या करता है, इन्हीं सेल के पोर्ट्स को बड़ा करता है, सेल मेम्ब्रेन के पोर्ट्स को, जिससे ग्लूकोज अंदर चला जाता है। अब हमने बाहर से इंसुलिन ले लिया, तो जो अपना पेनक्रियास थोड़ा बहुत इंसुलिन सिक्रेट कर रहा था, अब उसको फ्री का मिल गया, बिना एनर्जी खर्च किए मिल गया, ग्लूकोज मिल गया, इंसुलिन मिल गया, तो क्या अब वो काम करेगा?
नहीं वो काम करेगा, नहीं करेगा। जितना कर रहा था उतना भी नहीं करेगा, अब बिल्कुल ठप हो जाएगा पेनक्रियास। अब हमेशा के लिए बाहर से इंसुलिन लेते रहिए। लेकिन अपने एक्यूप्रेशर में क्या करते हैं हम डायबिटीज के इलाज में, उस पेनक्रियास ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं करस्पोंडेंस के माध्यम से, ज्वाइंट के माध्यम से, ठीक है, जिससे कि जो नेचुरल तरीके से हम पेनक्रियास को एक्टिवेट करके वो फिर से अपना इंसुलिन सिक्रेट करने लगता है। जब हम हार्मोनल चैप्टर पढ़ते हैं ना एंडोक्राइन सिस्टम, तो उसमें हम बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में कैसे हार्मोन काम करता है, क्योंकि पेनक्रियास ग्लैंड जो इंसुलिन सिक्रेट कर रही है, इट इज अ टाइप ऑफ हार्मोन। तो हार्मोन कैसे काम करता है वो हम कभी आगे बात करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर चीजें आ रही हैं जा रही हैं, इसके पीछे एक फिलॉसफी है। वो फिलॉसफी, साइंस, वो लॉजिक क्या है? वो लॉजिक है प्रेशर, दबाव। जो लॉजिक है वो है दबाव। दबाव, प्रेशर होगा तभी चीजें अंदर और बाहर जा पाएंगी। अंदर जाना है तो बाहर से प्रेशर लगेगा, अंदर से बाहर की तरफ भेजना है तो अंदर से प्रेशर लगेगा। जो दबाव है ना, वो वह लॉजिक है जो सेल के अंदर और बाहर चीजों का आदान प्रदान करवा रहा है। जो डिफरेंस है वो प्रेशर ही है। तो वो दोनों तरफ से अलग अलग प्रेशर होता है, अंदर से कुछ अलग होगा, बाहर से कुछ अलग होगा, ठीक है। अब इसको आप देखिए, कुछ एग्जांपल के थ्रू हम बात करेंगे आगे। जैसे कि हम चाय को छानते हैं, चाय को जब हम छानते हैं तो ऊपर लेकर जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कभी आप वहां पर गए होंगे ना, कहीं आप ट्रेवलिंग करने गए तो टपली पे चाय पिया होगा आपने, टपली पर। तो वो क्या करते हैं, जब चाय को छानते हैं तो जब गिलास उसमें करते हैं तो जितनी ऊपर से लेकर जाते हैं ना चाय को, उतना ही ज्यादा प्रेशर पड़ता है चाय की छन्नी पर, ठीक है। जब हम चाय को छानते हैं तो चाय की छन्नी पर जितनी ऊपर लेके जाएंगे उतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है, ठीक है। और जितना ऊपर से लेके जाते हैं उतना ही चाय अच्छे से छन जाती है। लेकिन कभी कभी भी जब ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो छन्नी खराब भी तो हो जाती है, छन्नी के जो पोर्स हैं वो बड़े हो जाते हैं, वो आगे भी हम बताएंगे, वो इसको किडनी से रिलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, जब आप चाय को छानने के लिए जाते हैं, देखा होगा चाय जब आप छानते हैं तो जितनी ऊपर से आप लेके जाते हैं उतना ही ज्यादा प्रेशर पड़ता है, उतनी अच्छे से चाय छन जाती है। अब ये छानने वाला जो सिस्टम है, अब आप आइए किडनी पर, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की हम बात करते हैं, किडनी को हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंडर में पढ़ते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम बीएचपी में से आप में से काफी लोगों ने पढ़े चुके होंगे। तो उसमें किडनी फिल्ट्रेशन करती है, किडनी का काम है फिल्ट्रेशन करना। किडनी क्या करती है? फिल्ट्रेशन करती है। देखिए किडनी में भी सेल्स होती हैं, किडनी के अंदर भी तो सेल्स होती हैं, किडनी के अंदर सेल्स होती हैं। और किडनी की जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है उसका नाम क्या है? नेफ्रॉन। 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 बीमारी का नाम भी सुना होगा ना, नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस बीमारी का नाम होता है, इन्फ्लामेशन आ जाता है। तो जो किडनी की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है वो है आपकी नेफ्रॉन सेल। किडनी की सेल है जिसका नाम नेफ्रॉन है। जैसे लीवर की सेल हिपैटिक सेल्स होती है, लीवर की सेल्स हिपैटिक सेल्स होती है, लीवर की स्टडी को हिपैटोलॉजी कहा जाता है ना। किडनी की सेल्स नेफ्रॉन होती है, ब्रेन की सेल्स न्यूरॉन होती है। हर एक ऑर्गन की कहीं ना कहीं अपनी अपनी सेल्स होती है, जैसे एब्डोमेन कफर सेल्स होती हैं, और आपके प्लूरा होती है कवरिंग लेयर, उसी तरह लंग्स में भी सेल्स होती है। तो हम बात करें किडनी की सेल है आपकी नेफ्रॉन, ठीक है। तो जो ये नेफ्रॉन है ये वह जगह है जहाँ पर ब्लड छनता है। किडनी क्या छानती है? ब्लड को छानती है। तो नेफ्रॉन ये वह जगह है जहाँ पर ब्लड छनता है, और उस जगह का नाम है बोवन कैप्सूल। तो देखिए एक मैं डायग्राम बना रहा हूँ, आप समझिएगा। प्रेशर को हमें समझना है, दबाव को हमें समझना है। तो जहां पर ब्लड छनता है उस जगह का नाम क्या है? बोवन कैप्सूल। बोवन कैप्सूल उस जगह का नाम है। मान लीजिए ये प्रेशर है, यहां से हमने प्रेशर को अप्लाई किया, ठीक है, ठीक है। मान लीजिए एक ट्यूब है इस तरीके की, इस ट्यूब पर जब आप प्रेशर देंगे तो ये ट्यूब क्या करेगी? जब आपने मान लीजिए प्रेशर दिया तो ये अंदर की तरफ जाएगी ना, इस तरह। ये ट्यूब है बाहर की तरफ है, जब आप यहाँ से इस तरह प्रेशर देंगे तो ये ट्यूब क्या होगी? ये अंदर की तरफ धंस जाएगी। अब ट्यूब का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। ट्यूब का जो ये
कप शेप में आपको दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर कहलाता है ये आपका बोवन कैप्सूल कहलाता है। कप शेप में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, और इसमें ब्लड कैपिलरी होती है, छोटी छोटी ब्लड कैपिलरी होती है, और यहाँ पर ब्लड कैपिलरी का एक गुच्छा बना रहता है, बंच बना रहता है, ठीक है। यहाँ पर बोवन कैप्सूल में कप शेप में यहाँ पर गुच्छा बना रहता है। अगर आप देखेंगे ना इस तरह होता है, अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये अंदर की तरफ जाएगा इस तरह, ठीक है, और यहाँ पर ब्लड कैपिलरी का एक गुच्छा बना रहता है, और इस तरह वो आ रही होती है कैपिलरीज नीचे। जब आप गूगल पर बोवन कैप्सूल का पिक्चर देखते हैं तो ये जो गुच्छा है, ठीक है, अब ये बंच बना लेती है आपस में बहुत सारा, ये दोनों मिलकर क्या कहलाता है, ग्लोम्युलस, ग्लोम्युलोरस, ठीक है, ग्लोम्युलोरस। तो यहाँ पर ब्लड किडनी से एंट्री करता है, ठीक है, यहाँ पर ब्लड क्या करता है, किडनी से एंट्री करता है, और हार्ट के पास से आता है। ब्लड कहाँ से आता है, हार्ट के पास से किडनी में आता है फिल्ट्रेशन के लिए, वापस फिर हार्ट में भी जाता है। और हार्ट के पास से कैसे आता है, विद द प्रेशर, जिसे हम ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं ना, विद द प्रेशर आपके हार्ट के पास, हार्ट से ब्लड किडनी की तरफ आता है। तो ये जो बाहर वाला प्रेशर है और अंदर वाला प्रेशर है, इन दोनों में डिफरेंस होगा। एक तो किडनी से वापस ब्लड हार्ट की तरफ जाएगा, और हार्ट से वापस ब्लड आता है किडनी की तरफ, तो दोनों में जो प्रेशर लग रहा है वो डिफरेंस होगा। तो अंदर का प्रेशर अगर कम होगा, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, चलिए मैं ही म्यूट कर देता हूँ। मैं आपको बात बता रहा हूँ, आपको काफी कुछ थोड़ा आइडिया लग जाए किडनी डायलिसिस क्या होता है, वो सब क्या होता है। तो देखिए, अगर अंदर का प्रेशर कम होगा तो बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा, तभी ये छनेगा, वरना नहीं छनेगा। अगर बॉडी का नॉर्मल प्रेशर होगा तो ये छनेगा, अगर अब नॉर्मल होगा तो ये फिल्ट्रेशन नहीं होगा। अगर प्रेशर कम हुआ तो, अगर प्रेशर ज्यादा हुआ तो जो ये आपका कैप्सूल है, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे, और इन्हीं पोर्स के थ्रू आपका ब्लड छनता है। अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या फर्क पड़ने वाला है, इसको हमें समझना है। अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या फर्क पड़ने वाला है, इसको आप समझिए। कभी आप दुकान पे आपने देखा हो कि दुकान वाला जब चाय बनाता है और उसको छानता है, और छानने के बाद जो चाय की पत्ती बचती है उसी पर प्रेशर देता है वो, ठीक है, उसी पर वो बार बार प्रेशर देता है, जिससे कि चाय की पत्ती में से भी चाय निकल जाती है। लेकिन जब वो ये लंबे समय तक बार बार ये प्रोसेस करता रहता है, प्रोसेस बार बार करेगा, बार बार चाय बनाएगा, बार बार चाय छानता रहेगा, तो जो चाय की छन्नी है, चाय की छन्नी के जो पोर्स हैं, पोर्स जो है वो प्रेशर के कारण बड़े हो जाते हैं। चाय की छन्नी के जो पोर्स हैं वो प्रेशर के कारण बड़े हो जाते हैं। अब चाय के साथ साथ चाय की पत्ती के दाने भी चाय में आने लगते हैं, यानी जो नहीं छनना चाहिए वह भी अब चाय के अंदर छन कर आ रहा है। इसका मतलब जो छन्नी है उसके जो पोर्स हैं, उसका जो साइज है पोर्स का, वो खराब हो गया है। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, घर में जब चाय की छन्नी खराब हो जाती है तो उसको हम बदल देते हैं, चाय की छन्नी हम चेंज कर देते हैं। ठीक उसी तरह अपने शरीर में जो छन्नी है उसको बदलने की आवश्यकता पड़ जाती है। जब हार्ट से ब्लड काफी प्रेशर के साथ आता है और वो किडनी के जो पोर्स हैं, बोन कैप्सूल में जो पोर्स हैं, उन पर जब ज्यादा प्रेशर होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, हाई बीपी होता है, तो वो दबाव डालते हैं, तो किडनी के जो पोर्स है ना, ब्लड फिल्ट्रेट जो करते हैं, वो साइड में बढ़ जाते हैं, और जो चीज नहीं छननी चाहिए होती वो भी छन जाती है। तो क्या वो चीजें जो नहीं छननी चाहिए थी छन जाती है, वो आगे मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ठीक उसी तरह अपने शरीर में जो छन्नी है उसको बदलने की आवश्यकता पड़ जाती है, ये हम बात कर रहे हैं। कब? जब ज्यादा प्रेशर हो। आपने सुना होगा जिन लोगों का ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है ना, ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर होता है, अगर वो कंट्रोल नहीं करते हैं तो उनको किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, किडनी खराब हो जाती है। लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लो वरना किडनी इससे अफेक्ट हो जाए, ठीक है। तो यही कारण है, अगर आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं करोगे तो हर ऑर्गन पर इसका अफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर यानी ब्लड का जो प्रेशर है, कम प्रेशर होगा तो प्रॉब्लम होगा, ज्यादा प्रेशर होगा ब्लड का अपने शरीर में तो प्रॉब्लम होगा। कम प्रेशर होगा यानी लो ब्लड प्रेशर,
हाई प्रेशर होगा तो हाई ब्लड प्रेशर, दोनों के सिम्टम्स अलग अलग आते हैं। एक में एक्टिविटी करने का मन नहीं करता, एक में एक्टिविटी, मूवमेंट ज्यादा हो जाता है, ब्रेन हेमरेजिक कंडीशन भी हो जाती है हाई बीपी के कारण। तो यही कारण है कि लोग कहते हैं हाई बीपी को कंट्रोल करो, नहीं तो आपका हर एक ऑर्गन अफेक्ट हो सकता है। और जो प्रॉब्लम है वो किडनी भी इससे अफेक्ट होती ही है, जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल लेकर बताया। अब किडनी को जो चीज नहीं छननी चाहिए थी वो छन रहा था, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कहेंगे, भाई आपकी किडनी खराब हो गई है या हो रही है ना, क्योंकि जो चीज नहीं छनना चाहिए तो वो भी छन रहा है। तो वहां पर अब हम जाएंगे एलोपैथी वालों के पास। एलोपैथी में हम जाएंगे, ठीक है, तो ब्लड को छानने का एक प्रोसेस करते हैं। वो आपके शरीर से क्या करेंगे, ब्लड को बाहर निकालेंगे, आपके शरीर से ब्लड को वो बाहर निकालेंगे और आर्टिफिशियल तरीके से ब्लड को फिल्टर करेंगे और शरीर में उसको फिर से वापस डाल देंगे। तो ये जो प्रोसेस है क्या कहलाता है, डायलिसिस कहलाता है, ठीक है। एलोपैथी में डायलिसिस में क्या होगा, गए वो ब्लड को क्या करेंगे, आर्टिफिशियल तरीके से आपके शरीर से बाहर निकालकर फिल्टर करेंगे और वापस उसी ब्लड को फिल्टर करने के बाद डाल देंगे। यानी जो काम किडनी का था फिल्ट्रेशन का, किडनी नहीं कर पा रही है, वो आर्टिफिशियल तरीके से बाहर से करवा रहे हैं और वापस शरीर में डाल रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहलाता है आपका डायलिसिस। तो क्या देखिए, डायलिसिस सही है करवाना, डॉक्टर भी जानते हैं लेकिन करना पड़ता है मजबूरी। अब यहाँ पर आप देखिए तो आप बताइए, डायलिसिस से क्या किडनी ठीक हो जाएगी? नहीं होगी। वो तो एक तरीका हो गया, आर्टिफिशियल तरीका, कि ब्लड को जो किडनी काम नहीं कर पा रही, इतने किडनी एक्टिवेट हो, इतने हम डायलिसिस करवा रहे हैं। उससे ठीक तो नहीं होगी किडनी, और प्रॉब्लम ज्यादा होगी, ठीक है। आर्टिफिशियल तरीके से प्रॉब्लम ज्यादा होगा, ठीक है। जब आप ब्लड को बाहर निकालेंगे और ब्लड को अंदर डालेंगे तो उसमें तो कुछ तो क्वांटिटी बार बार ब्लड का कम होगा, जिससे कि हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है। ये ठीक उसी तरीके से जब आप एक कप से दूसरे कप में पानी बदलते हैं तो 2-3 बूंद गिर ही जाता है। तो जब आप बार बार डायलिसिस करवाएंगे, यानी एक बॉडी से ब्लड को बाहर निकालेंगे फिर वापस ब्लड में डालेंगे, तो कुछ ब्लड वेस्ट भी तो जाएगा। इससे क्या हो रहा है, इससे ब्लड की क्वांटिटी भी डिस्टर्ब हो रही है और क्वालिटी भी डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अपने जो सीबीसी टेस्ट करवाते हैं उसमें ब्लड रिपोर्ट में काफी डिस्टर्बेंस आता है। हीमोग्लोबिन किडनी वालों को काफी कम हो जाता है, डायलिसिस वालों का। यूरिया, यूरिक एसिड, इनके भी आगे हम बात करेंगे, ठीक है। तो ब्लड की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों डिस्टर्ब हो रही है। तो अब देखिए, बीएचपी की एक बुक है, मैंने आपको बताया बीएचपी की बुक का जो लास्ट पेज है उसमें ब्लड की नॉर्मल रेंजेस बताई गई कि ब्लड की नॉर्मल वैल्यू क्या है, वो मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए, यूरिया कितना होना चाहिए, यूरिक एसिड कितना होना चाहिए, क्रेटिनाइन कितना होना चाहिए। अभी ये जो यूरिया है, ये जो यूरिक एसिड है, ये जो क्रेटिनाइन है, ये होता क्या है, इसको भी तो हमें समझना है। थोड़ा आगे आगे हम धीरे धीरे बात करते हैं, ठीक है। तो ये सब बढ़ जाते हैं जब किडनी डायलिसिस होती है ना, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनाइन, ये सब बढ़ जाते हैं। एक तो किडनी डायलिसिस चल रही है, आर्टिफिशियल तरीके से डायलिसिस हो रही है। आर्टिफिशियल तरीका, हर तरीके, आर्टिफिशियल तरीका क्या है, जो आपका नेचुरल एटमॉस्फेयर है उसमें डिस्टर्बेंस। जैसे घरों में लोग एसी लगवा लेते हैं, आर्टिफिशियल एसी, तो उन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर अपने आप में क्रिएट कर दिया। जैसे वो उस आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर से बाहर निकलते हैं ना, तो वो इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं। दैट इज एन होमियोस्टेसिस इम्बैलेंस, दैट इज एन होमियोस्टेसिस इम्बैलेंस। मेरा क्वेश्चन अब यहाँ पर ये है कि जो ये यूरिया है, ये जो यूरिक एसिड है, ये जो क्रिएटिन है, ये हमारी बॉडी में कहाँ से आया? कोई जानते हो, कोई बताएंगे? ये जो यूरिया है, ये जो यूरिक एसिड है, ये जो क्रिएटिन है, ये हमारी बॉडी में कहाँ से आया? एनीवन? सर पता नहीं। ओके, पर जो किडनी से जो अनफिल्टर होके रह जाता है उसी से होता है शायद। नहीं मैम, वो तो होता है, लेकिन ये आया कहाँ से अपनी बॉडी में, बना कैसे? सर गलत खाना पीने से होता है। चलिए मैम, कहाँ से आया?
सर ये कैसे आया जो वो हो गया। फिल्टरेशन के टाइम एक्सेस मतलब जैसे कि आपने जो एग्जांपल दिया था सन्नी का, तो एक्सेस जो बना हुआ रहता है वही वो क्रिएशन में हमें आता आया है। कहाँ से? मैम ने कहा ब्लड कि से खाने ही, से लॉन्ग डाइट, वो तो एक तरह से आंसर हो, कैसे आया? अब ये आया ब्लड कहाँ ब्लड से? ब्लड में से। चलिए कोई बताना चाहेंगे तो फिर आगे बढ़े हम। चलिए मैं बताता हूँ। प्रोटीन का नाम आप सभी ने सुना है। प्रोटीन से ये आता है, प्रोटीन से। प्रोटीन मेटाबॉलिक का जो डेंजरस मटेरियल है, जितने भी नाइट्रोजेनस मटेरियल होते हैं अपनी बॉडी में या हमारी बॉडी के लिए, जितने भी नाइट्रोजेनस मटेरियल होते हैं वो सब खराब होते हैं। अब प्रोटीन मेटाबॉलिक से यूरिक एसिड नहीं बनता, ठीक है। प्रोटीन मेटाबॉलिक से यूरिक एसिड नहीं बनता। अभी बीच में एक लाइन बाकी है, जो ये बनता है ना, वो बनता है अमोनिया। वह अमोनिया है। अमोनिया क्या है? एक गैस है। अमोनिया का नाम तो सभी ने सुना होगा। अमोनिया एक गैस है। अब देखिए, मैंने सबसे पहला क्वेश्चन क्या था आप समझिए। मैंने पूछा कि ये जो यूरिक एसिड क्रिएटिनिन आया कहाँ से, पहला क्वेश्चन ये था। तो हमने बात की है कि प्रोटीन का मेटाबॉलिक का जो डेंजरस मटेरियल है वह है, ठीक है। अब प्रोटीन मेटाबॉलिक से यूरिक एसिड क्रिएटिनिन नहीं बनता है। इसके बीच में एक लाइन आ जाती है, एक वर्ड आ जाता है, वो आता है अमोनिया, ठीक है। अब अमोनिया क्या है? एक गैस है, अमोनिया इज अ टाइप ऑफ गैस, मोर डेंजरस गैस। तो ये हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी में तीन चीजें इंटेक करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, हम तीन चीजें इंटेक करते हैं। सॉलिड इंटेक करते हैं थ्रू माउथ, लिक्विड इंटेक करते हैं थ्रू माउथ, एंड गैस इंटेक करते हैं थ्रू नोज। मेरी बात समझ में आ रही होगी। सॉलिड क्या कर रहे थे हम? सॉलिड इंटेक कर रहे थे अपने माउथ के थ्रू, लिक्विड भी इंटेक कर रहे थे हम अपने माउथ के थ्रू, और जो गैस है वो हम अपनी नोज के थ्रू इंटेक करते हैं। और इनको निकालने के भी रास्ते होते हैं। जैसे सॉलिड होता है, सॉलिड को हम डाइजेशन के थ्रू निकालते हैं, लिक्विड को हम यूरिन के थ्रू, स्वेटिंग के थ्रू निकालते हैं, और आपका जो गैस है, गैस को हम नोज के थ्रू और सिलिकी सिस्टम के थ्रू निकालते हैं। तो ये जो गैस है, अमोनिया जो है, इसको कहाँ से निकालना चाहिए? जहां से गैस निकलती है। अब गैस निकलने के लिए आपके पास कौन सा सिस्टम है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो क्या आप इस मोर डेंजरस चीज को नोज के थ्रू निकाल सकते हैं? मेरा क्वेश्चन है कि क्या अमोनिया अपनी नोज के थ्रू बाहर निकलती है? अगर यस या फिर नो, तो वाई? सर नो, नहीं निकाल सकते। नहीं निकल सकते सर। क्या आप अमोनिया को जहां से अदर गैसेस निकलती है नोज के थ्रू, रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू, नहीं तरीके सर। से अमोनिया को नोज के थ्रू निकाल सकते हैं? अगर यस तो वाई, नो तो वाई? सर नहीं निकल सकते, वो डिजॉल्व होता है सर। डिसॉल्व होता है। चलिए, अरे अमोनिया लीवर पे चेंज हो, लीवर में वो- ही वो अमोनिया चेंज होके यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ओके, चलिए ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर मैम ने बताया, अब यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? नो। जब आप केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल कभी आपने किया होंगे केमिस्ट्री के, तो टीचर क्या करते थे, आपने स्मेल लिया होगा, और जैसे स्मेल लेते थे, हल्का सा स्मेल लेते थे, तो नाक में एकदम झटका सा लगता था, ठीक है। अगर आप उस स्मेल को थोड़ी देर तक लगाए रखते हैं, तो जो आपका पूरा ट्रैक है ना, वो गायब हो सकता था। इतनी डेंजरस चीज होती है अमोनिया, ठीक है। बहुत ज्यादा डेंजरस चीज होती है। आपको एकदम जैसे नाक में लेते टीचर, तो नानी याद आ जाती थी। तो इतनी डेंजरस चीज होती है अमोनिया। तो ज्यादा अमोनिया अगर हम अपने नोज को सुंघा देते हैं, तो अगर वो अंदर चली जाती है, तो पूरा ट्रैक खत्म हो जाता है। इसलिए ट्रैक से नहीं निकाल सकते, यानी नोज के थ्रू हम नहीं निकाल सकते। तो ऊपर वाले ने, जिसने हमें क्रिएट किया है,
खेमका सर की उसमें स्टार्टिंग में क्रिएटर हैज इम्प्लांटेड एन एनर्जी सिस्टम। क्रिएटर ने ही अपने शरीर में कुछ ऐसे प्रतिस्थापित तंत्र प्रतिस्थापित किए हैं, ठीक है, ऐसी व्यवस्था बनाई है कि मोर डेंजरस चीज को लेस डेंजरस चीज में कन्वर्ट किया जाता है। यानी इस अमोनिया को यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन में कन्वर्ट किया जाता है और पानी में डिसोल्व ये हो जाती है। जब पानी में डिसोल्व हो जाती है तो पानी कहाँ से निकलता है? यूरिन के थ्रू। तो ये जब पानी में डिसोल्व हो गई तो ये क्या करेगा? अमोनिया चेंज हुआ इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन। अब क्या होगा? पानी में डिसोल्व हो जाएगी तो वो क्या होगा? यूरिन के माध्यम से यूरिन में मिलकर वो आपके बाहर निकल जाती है। तो ऊपर वाले ने अपनी बॉडी में एक ऐसा एनर्जी सिस्टम बनाया है। अब वह कौन सी जगह है जहां पर अमोनिया चेंज होती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन? तो मैम ने अभी आंसर बताया, लीवर। ठीक है, अब देखिए मैं कोलरेट करके चलिए। किडनी डायलिसिस हो रहा था, किडनी डायलिसिस में यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन ये सब बढ़ जाता है। अब ये कहां से बनता है? लीवर के थ्रू। अमोनिया चेंज होती है ना, लीवर अमोनिया बनाता है, लीवर चेंज करता है। ठीक है, तो लीवर ओरिजिन हुआ तो लीवर भी ऐड हो गया। तो जिसका लीवर खराब हो रहा हो या जिसका लीवर खराब होने वाला हो तो उसकी किडनी खराब नहीं होगी क्या? उसकी किडनी अफेक्ट नहीं होगी? होगी सर। ठीक है, जब लीवर का इलाज एलोपैथिक सिस्टम में, क्या लीवर का इलाज एलोपैथिक सिस्टम में है? लीवर का इलाज आपका एलोपैथिक सिस्टम में कोई इलाज नहीं है। लीवर केमिकल फैक्ट्री है अपनी बॉडी की। जैसे अमोनिया, ये इसी तरीके की बहुत सारी गैसेस को प्रोड्यूस करता है, सिंथेसिस करता है और उनको मोर डेंजरस चीज से लेस डेंजरस चीज में कन्वर्ट भी करता है। जैसे अमोनिया को कन्वर्ट किया इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन। तो अपना लीवर चेंज करता है मोर डेंजरस चीज को लेस डेंजरस चीजों में। तो अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो ये चेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है, और जब ये चेंज नहीं हो पाएगा तो और भी कई तरीके की तमाम समस्या आएंगी, किडनी के अलावा और भी तमाम समस्या आएंगी। इसलिए 80% पेशेंट जो आते हैं ना अपने पास, वो डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम लेकर आते हैं और उनका कहीं ना कहीं किडनी, हार्ट पकड़कर हम बैठे रहते हैं। तो लीवर पर भी हमें फोकस करना चाहिए कहीं ना कहीं। ठीक है, तो देखिए अब डायग्नोसिस जो होती है ना, डायग्नोसिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन ट्रीटमेंट। हम धीरे धीरे कोलरेट कर पा रहे होंगे कि कैसे हमें इसको कोलरेट करना है। जब दिख रही है कि जो किडनी की प्रॉब्लम है और इलाज हमें लीवर पर करना होगा, सिम्टम सारे किडनी के आएंगे, इलाज हमें लीवर को भी ऐड करना होगा, इलाज हमें हार्ट का भी ऐड करना होगा। हार्ट के ब्लड प्रेशर के लिए लीवर, इस यूरिया, यूरिक एसिड, इन सबको कंट्रोल करने के लिए, और किडनी को तो हमें एक्टिवेट करनी है। तो आप देखिए किडनी की प्रॉब्लम और उसका इलाज हार्ट पर भी देना चाहिए, उसका इलाज लीवर पर भी देना चाहिए। जब किडनी की छन्नी खराब हो जाए तो किडनी को भी ट्रीट करना चाहिए साथ। तो होलिस्टिकली ट्रीटमेंट हो गया ना, हम कहते हैं ना होलिस्टिकली। अब किडनी डायलिसिस के बाद अगर हम बात करें तो काम कैसे करता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे किडनी डायलिसिस का प्रोटोकॉल क्या होगा? किडनी वाली फिंगर राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर है, किडनी वाली फिंगर आपकी राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर है। तो राइट किडनी डायलिसिस एक आम समस्या नहीं है, एक क्रोनिक डिजीज है, हाल फिलहाल की प्रॉब्लम नहीं है, सालों से प्रॉब्लम चलती आ रही है, आपने ध्यान नहीं दिया, ये डायलिसिस की तरफ जा रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंडेक्स फिंगर पर अगर सिंपल से सिंपल ट्रीटमेंट भी आप दे रहे हैं तो राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर के कफ जॉइंट पर 4, 5, 9 सिलेट 0, 3, 6 कौन तो देंगे। ठीक है, अब और स्पेसिफिक देना है तो आप पोल एलबीएम ले सकते हैं, और स्पेसिफिक देना है तो आप पोल एलएचएम दे सकते हैं, और लास्ट में और ज्यादा स्पेसिफिक देना है तो आप पोल आरएलएचएम दे सकते हैं। मोस्टली जो प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं लास्ट में वो यूज करते हैं राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर पोल आरएलएचएम 4, 5, 9 सिलेट 0, 3, 6 टॉन। ये तो हो गया किडनी के लिए, ये तो हुआ किडनी के लिए। अब लीवर को भी ट्रीट करना है तो हम कभी कभी क्या करते हैं, जब ज्यादा क्रोनिक होता है ना,
जब काफी सारी डायलिसिस, वीक में 3-4 बार डायलिसिस होता है, तो हम लीवर पे भी ओल RLHM दे देते हैं, जिसमें हेमोग्लोबिन सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो जाते हैं। कि ओल RLHM मतलब पूरी तरह से लीवर को कवर करना, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर लीवर की फिंगर है, तो लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर पर भी हम क्या करते हैं, ओल RLHM दे देते हैं। बोथ इंडेक्स फिंगर ओल RLHM 4590 उसके बाद बीपी का भी हमें ट्रीटमेंट ऐड करना होता है। हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर का जनरल ट्रीटमेंट ये होता है, लेफ्ट हैंड की जे चक्रा पर सेडेशन। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट क्या होता है, फिंगर नंबर 1, 2, 7, 8 वाच ज्वाइंट 1 टोन। ये आपका एक ट्रीटमेंट होगी। इस तरीके से हम प्रोटोकॉल बनाते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा ना कैसे प्रोटोकॉल बन रहा था। किडनी डायलिसिस में हमने लीवर को भी रिलेट किया, क्यों, क्योंकि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन सबको भी कंट्रोल करना है, किडनी को भी एक्टिवेट करना है, और हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करना है। और भी तमाम समस्या आती है। कॉन्स्टिपेशन होता है तो कॉन्स्टिपेशन के ही पॉइंट ऐड करते हैं। स्पाइन में पेन होता है तो स्पाइन के ही पॉइंट्स ऐड करते हैं डायलिसिस वाले को, ठीक है। तो हम चारों तरफ से उसको लेकर चलेंगे तो उसको काफी अच्छा लगता है। और जो लोग अभी डायलिसिस डॉक्टर कह रहे हैं कि स्टार्ट करवाना होगा, तो पहले ही हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर पहले ही पेशेंट टाइप के अकॉर्डिंग आ जाए। लेकिन लेट आ रहे हैं, डायलिसिस हो रहा है, वीक में 2 बार हो रहा है, वीक में 3 बार हो रहा है, तो जब हम इन पॉइंट्स को कंटिन्यू करते हैं ना कुछ महीनों तक, तो जो डायलिसिस वीक में 2 बार होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। मतलब फिर क्या होगा, डायलिसिस का जो वीक में 3 बार तो वो 1 बार होगा, 2 बार होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा नंबरिंग ऑफ डायलिसिस, और किडनी धीरे धीरे वापस अपना बैक टू प्रोफाइल चला जाएगा, ठीक है। जैसे कि मेरे पास एक पेशेंट है, अभी भी है, पिछले 2 साल से रेगुलर ट्रीटमेंट चल रहा है, और अपने यहाँ से, जिनको मैं नानी जी बोल रहा था, मैंने बताया था ना उस दिन, वो पिछले 2 साल से उनका किडनी का ट्रीटमेंट चल रहा है, किडनी का ट्रीटमेंट चल रहा है। उनको डॉक्टर ने कहा था कि किडनी डायलिसिस करवानी पड़ सकती है आगे इन फ्यूचर। तो पिछले 2 साल से उनको काफी सारी प्रॉब्लम्स थी, हीमोग्लोबिन, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटिक, थायराइड, ये सारी प्रॉब्लम्स थी। तो सारा ट्रीटमेंट जब चल रहा है तो आज के समय में हीमोग्लोबिन नॉर्मल रेंज की तरफ गया, मतलब बॉर्डर लाइन पर है, बस थोड़ा ही जाने वाला, नॉर्मल हो जाएगा। प्लेटलेट्स नॉर्मल है, क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, ब्लड यूरिन नाइट्रोजन, BUN जिसको बोलते हैं, जब BUN भी रेस कर जाता है, ब्लड यूरिन नाइट्रोजन, तो ये सब मतलब सब कुछ धीरे धीरे वापस नॉर्मल की तरफ आ चुका है, बॉर्डर लाइन पर है। और पहले जब फर्स्ट डे वो मेरे से मिले थे नानी जी, तो वो सही से चलने में भी उनको प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब 2 कदम भी नहीं ठीक से चल पा रहे थे। और आज के समय में जब भी मैं जाता हूँ तो एक्साइटमेंट के साथ गेट तक छोड़ने के लिए वो आते हैं। तो दैट इज द पावर ऑफ अवर एक्यूप्रेशर। अब ऐसा नहीं कि उनकी मेडिसिन नहीं चल रही थी, मेडिसिन भी चल रही थी, मैं नहीं कहूँगी मेडिसिन नहीं चल रही थी, मेडिसिन चल रही थी, लेकिन डॉक्टर ने उनको कहा था जो मेडिसिन दे रहे थे कि जो चीज अब कम हो गई है उसको मैं रिवर्स नहीं करूंगा, यहीं पर रोक कर रख सकता हूँ। लेकिन जब 1 साल से रेगुलर ट्रीटमेंट हो रहा है तो वो रिवर्स कंप्लीटली हो गया। लॉन्ग टर्म से ट्रीटमेंट चल रहा है, वो बिलीव के साथ लगाते हैं, अपने आप भी लगाती हैं वो आज के टाइम, तो बिलीव भी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो रेगुलर करवाते हैं। हमारे पास 10 से 12 पेशेंट अभी प्रीवियस 2 महीने के अंदर, 2 से 3 महीने के अंदर डायलिसिस के आए। 10 में से 4 पेशेंट रेगुलर हैं, और जो रेस्ट ऑफ द पेशेंट है उन्होंने 10 दिन करवाया, 10 दिन के बाद बंद कर दिया। क्यों? उसका क्या था कि टाइम ड्यूरेशन, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर वो थी हमसे, डेली 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर कवर करना एक तरफ से मुश्किल होता था। उनको कुछ पॉइंट्स बताए, यहाँ तक कि आजकल एम्स में जो डॉक्टर हैं, मैंने कि एम्स के पेशेंट का किडनी डायलिसिस का पेपर देखा, उन्होंने भी एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स ऐड कर रखे थे उसकी फाइल में जब उन्होंने दिखाया। और जब उन्होंने दिखाया कि एक्यूप्रेशर के यहाँ दबाइए, डायग्राम के साथ उन्होंने बिल्कुल फाइल में एडेड थे, यहाँ दबाया है, तो पेशेंट तभी एक्यूप्रेशर वालों को ढूंढते हैं कि भाई जब डॉक्टर ने ऐड किया है तो कुछ ना कुछ तो बताया होगा। किडनी का करस्पोंडेंस सिर्फ ऐड किया हुआ था वहां पर कि डायलिसिस के लिए किडनी के करस्पोंडेंस पर प्रेशर दीजिए। एम्स के डॉक्टर की मैं बात बता,
तो सारे पेशेंट जो आपके पास आएंगे वो रुकेंगे नहीं, उसमें से आधे से भी कभी कभी कम रुकते हैं, ठीक है। तो आपने कभी निराश नहीं होना है। कभी जब उनको मान लीजिए 10 पेशेंट आपके पास आए, 10 में से 3 रुके, जब आप उन 3 को अच्छे से ट्रीट करोगे ना, तो वो 3 को जब आप रिजल्ट दोगे तो वो 3 ही 9 पेशेंट को आपके पास भेजेंगे। वही जय हो मूवी वाला ही साहब, आपने देखा होगा। तो ये आपकी एक बाई वर्ड माउथ मार्केटिंग है, जो किसी के नेगेटिव फीडबैक से उसका इफेक्ट नहीं होता है। अब देखिए ये तो आपने ये हो गया। तो हमने कैसे TCM में 5 एलिमेंट की बात की है, तो इसको हम 5 एलिमेंट के साथ ट्रीटमेंट में ऐड करेंगे। आयुर्वेद में 10 एलिमेंट्स की बात की है, तो 10 एलिमेंट्स को एक दूसरे से जोड़कर हम इसको ऐड करेंगे ट्रीटमेंट में। तो कैसे हमें काम करना है, कैसे हमें पेशेंट को पकड़ना है, कैसे उसका हमें इलाज करना है, इसको हम जोड़कर चलने का प्रयास कर रहे हैं। चैप्टर वाइज हम समझ देंगे अगर BHB का हमें टाइम मिला, ठीक है। तो देखिए जितने भी अपनी बॉडी में सिस्टम्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जितने भी सिस्टम है उन सिस्टम का एक ही बॉस है, वो है आपका नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम में भी क्या होता है, 2 पार्ट होते हैं। एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ले लीजिए और एक होता है इनर्वेशन ऑफ ऑर्गन। नर्वस सिस्टम का वह कौन सा नर्व सेगमेंट है जो ऑर्गन्स तक सप्लाई देता है, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो देखिए ये मैं नहीं बता रहा हूँ, अब देखिए BHB को मैं एक्यूप्रेशर के साथ ऐड कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए, आप सभी के पास BHB का बुक है, स्क्रीन शेयर हो रहा है। देखिए पेज नंबर आप देखिए 195, मेरे पास तो 195 होगा। या देखिए ये BHB की बुक है, किसी MBBS डॉक्टर के डॉक्टर BM हमारे सर हैं यहाँ पर, सर का नाम नहीं जाने हैं, उन्होंने ये लिखी है। वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में MBBS डॉक्टर्स को वो क्लासेस देते थे, उन्होंने सर ने बुक्स लिखा है। भी संस्थान में बुक्स हैं, सब सर ने ही लिखा है। तो देखिए BHB की जो बुक्स है उसमें भी मेंशन है कि जो आपके नर्व है, तो देखिए हार्ट की जो नर्व है इनोवेशन ऑफ ऑर्गन, वो T1 to T5 है। T1 से लेकर के स्पाइनल सेगमेंट है T1 to T5, तो T1 T5, थोरेसिक 1 से लेकर थोरेसिक 5, ब्रोंकाई और लंग्स थोरेसिक 2 से लेकर थोरेसिक 5, ओसोफेगस लोअर पार्ट थोरेसिक 5 से लेकर थोरेसिक 6, स्टमक T6 से लेकर T10 तक, स्मॉल इंटेस्टाइन T9 से T10, लार्ज इंटेस्टाइन T11 से L1 नंबर, ठीक है। तो इस तरह देखिए आपके पार्ट है जो ऑलरेडी एनाटॉमिक फिजियोलॉजी नहीं हो रहा है सर, स्क्रीन आ नहीं रहा है। हाँ जी मैम, स्क्रीन पर ठीक से नहीं आ रहा है। आ रहा है अब मैम? ये मैम आपके पास बुक्स होगा ना, वरना मैं आपको PDF शेयर करूंगा, बुक्स का नहीं बट कुछ PDF में शेयर करूंगा आपको जल्दी, कल दिन में। तो मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जैसे स्प्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हमें T6 T10 पर भी इलाज देना चाहिए। और T6 यानी थोरेसिक 6 और थोरेसिक 10 का हमारे पास स्पेसिफिक स्पाइरल भी है, स्पेसिफिक ज्वाइंट भी है। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर जो लेवल 1 मेरा हुआ था उसमें हमने बात किया था, आई होप आपको ध्यान होगा, ठीक है। तो जो मान लीजिए चेहरे पर एक झाई आ रही है, अब देखिए चेहरे पर एक झाई आ रही है, तो हमें 3 चीजों पर फोकस करना होता है। जैसे हमारे घर की लाइट चली जाती है तो बल्ब, स्विच और मेन स्विच, मेन बोर्ड। उसी तरह अगर हमारे चेहरे पर झाइयां आ रही हैं तो बल्ब, स्विच और मेन स्विच। तो बल्ब क्या होगा, अगर सूरज की लाइट की वजह से जो झाइयां आ जाती है ना, कभी कभी सन रेस की वजह से भी झाइयां आ जाती है, तो हम क्या करेंगे, ब्यूटी पार्लर पर जाएंगे तो वहां पर ठीक हो जाएगी, ब्यूटी पार्लर पर जाकर वो ठीक हो जाएगी। मेकअप करवाएंगे, वो क्या क्या बोलते हैं, मसाज, वो जो भी रहता है वो सब करवाएंगे, तो वो ब्यूटी पार्लर पर। ये नॉर्मल जो बल्ब की अगर प्रॉब्लम होगा तो ठीक हो जाएगा। अगर प्रॉब्लम हो स्विच की, तो जो झाइयां आती है मेनली लंग्स, लैक ऑफ ऑक्सीजन, डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन की कमी से भी झाइयां आ जाती है, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो ये स्विच हो गया। अब इसका इलाज हमें करना होगा, ब्यूटी पार्लर पे जाने से कुछ नहीं होगा, चाहे कितने 1000 रुपए आप ब्यूटिशियन पार्लर को दे दीजिए, कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप लंग्स को ट्रीट नहीं करेंगे।
क्योंकि पीसीएम में कहा गया है कि अंदर बाहर के सिम्टम्स को देखकर अंदर के ऑर्गन की कार्य क्षमता का पता लगाया जा सकता है। तो अगर बाहर एक फुंसी भी निकल रही है तो वो भी अंदर के ऑर्गन्स की प्रॉब्लम्स की ओर इंडिकेट कर रही है। तो ये जो है आपका एक झाई आ रही है, बल्ब की प्रॉब्लम है तो ठीक हो जाएगी ब्यूटी पार्लर पर जाने से, लेकिन स्विच की अगर प्रॉब्लम होगी तो लंग्स की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो सकता है। अगर मेन स्विच की प्रॉब्लम होगी तो नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम में भी इनर्वेशन देखिए, इनर्वेशन क्या है जो भी मैंने आपको दिखाया। लंग्स का देखिए आप, देखिए ये है ना ब्रोंकाई एंड लंग्स, तो T2 से लेकर T5। अगर मान लीजिए लंग्स से भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो आपने कहाँ जाना है? आपके कैमरे ऑफ हो गए सभी के, यहाँ पर जाना है T1 T5 तक। और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में एक एक वर्टिब्रा का आपके पास ज्वाइंट है, एक एक स्पाइरल भी है, तो उसको ट्रीट कर सकते हैं। आई होप मेरी बात पहुंच रही होगी आपको, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए जैसे कि गले में जलन हो रही है, लोकल प्रॉब्लम होगी तो गले में हम कुछ करस्पोंडेंस पे भी इलाज देंगे तो ठीक हो जाएगी, गले के करस्पोंडेंस पर एज ए लोकल ट्रीटमेंट। लेकिन स्विच की प्रॉब्लम होगी, गले की प्रॉब्लम यानी ओसोफेगस की प्रॉब्लम हो सकती है, तो ओसोफेगस पे इलाज देना है। अगर ओसोफेगस की प्रॉब्लम नहीं है, मेन बोर्ड की प्रॉब्लम हो सकती है यानी स्पाइनल सेगमेंट, तो देखिए ओसोफेगस का भी अपने पास एक लोअर पार्ट ओसोफेगस T5 T6। देखिए एक्यूप्रेशर के साथ बीएचपी को हमने कोलरेट किया ना, बीएचपी में ही तो है, बीएचपी की बुक है और मैं आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के साथ कोलरेट करके आपको बता रहा हूँ एग्जांपल के साथ। तो ऐसे हम इस तरीके से हम इलाज कर सकते हैं। इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट पर मार्क कर लीजिए, वो जो अभी मैंने इनोवेशन बताया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पेशेंट आपके पास हर जगह से भटक कर आएगा और आपके पास स्पाइन का करस्पोंडेंस है, आपके पास T1 T2 का सब कुछ है, ज्वाइंट भी है, करस्पोंडेंस भी है, स्पाइरल भी है, ठीक है, सब कुछ मिले है ना आपके पास। आयुर्वेद में लेवल 1 में हमने बात की है। जस्ट आपने इस पर प्रेशर या स्टिमुलेशन भी देंगे ना तो भी आपको काफी अच्छा रिलीफ देखने के लिए मिल सकता है। तो ये था आज की अपनी क्लास का टॉपिक। आई होप आपको यूजफुल लगा हो, इंफॉर्मेटिव रहा हो। अभी बात तो हमें काफी कुछ करना था, अभी हमें बात करना था कॉन्स्टिपेशन के बारे में, क्यों कॉन्स्टिपेशन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन अंडर एक्टिव क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन हाइपर एक्टिव क्यों होता है, ठीक है। तो वो हम कल की क्लास में बात करेंगे। और कल की क्लास में कुछ प्रोटोकॉल्स भी होंगे हार्ट से रिलेटेड, जैसे किडनी डायलिसिस का आपको समझ में आ गया हो ना, LBM RLBM LHM कब हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम ऐड करते चल सकते हैं, डायरेक्टली लास्ट में हम RLHM देते हैं। एनी क्वेरी? सर मुझे पूछना है, एक तो ये पूछना है कि जो किडनी डायलिसिस वगैरह का आपने बताया है, तो जब उसमें ये हम एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स बांधते हैं, तो जैसे आपने छन्नी का उदाहरण दिया है, तो क्या वो पोर्स जो फिल्टर है वो वापस से अपने साइज में आ जाते हैं? हाँ जी, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। जब आप रेगुलरली पॉइंट्स अप्लाई करेंगे तो आप अच्छे से ORLHM किडनी के पोर्स बड़े हो गए यानी फंक्शनल हुआ कि स्ट्रक्चर हुआ? बड़े फंक्शनल, सॉरी स्ट्रक्चर हुआ सर। स्ट्रक्चर हो गया। अब स्ट्रक्चर हो गया तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर पर ORLHM ले लेंगे, ठीक है। जब हिपैटोमेगाली होता है तो हम लेते हैं ना लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर 5-6 LHM, तो हिपैटोमेगाली को ठीक करता है ना, साइज को वापस ले आता है। उसी तरह जब हम किडनी पर राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर पर ORLHM लेंगे तो किडनी की जो छन्नी है उसके जो पोर्स बड़े हो गए उनको साइज को रिवर्स कर देंगे, और नेचुरल तरीका है। बट रेगुलरली आपने अप्लाई करना होता है, क्योंकि इस तरीके के पेशेंट में पेशेंस कम होता है, क्योंकि वो बहुत परेशान रहते हैं। उनको ये तो हो गया आपने किडनी को ट्रीट कर रहे हैं, किडनी के पोर्स को नॉर्मल कर रहे हैं तो हो गया। और जब तक आप बीपी को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये कोर्स आप नॉर्मल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीपी तो उसी प्रेशर के साथ आएगा। चाहे आप पॉइंट लगाते रहिए किडनी के, तो बीपी के ही पॉइंट लगाने हैं, किडनी को भी ट्रीट करना है, इन सबको ऐड करना है। सर तो जो बीपी, मोस्टली जो लोग बीपी की दवाई लेते हैं तो बोलते हैं ना कि जैसे बीपी की दवाई एक बार शुरू हो गई तो कभी बंद नहीं होती है समथिंग, तो ये मैम हमारे सामने हुई है, पेशेंट्स हैं अभी, जैसे उनके ही मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। पहले मैम क्या होता था, एक नानी जी का मैं बता रहा था, पहले वो डेली दवाइयाँ लेती थी, बीपी की टैबलेट लेती थी, MG में आता था।
अब वो हफ्ते में 2 या 3 बार लेती है, कभी कभी लेने ही भूल जाती है। धीरे धीरे बिल्कुल कम हो रहा है। डायबिटीज बिल्कुल नॉर्मल हो गया, एक दिन तो कम ही हो गया डायबिटीज ज्यादा के बजाय, तो पॉइंट्स हटाने पड़े थे। तो क्योंकि रेगुलर अप्लाई हो रहे थे। और मीठा भी वो खाती है, ऐसे नहीं कि नहीं खाती है। अभी कल परसों मम्मी एंड पापा जी का मैरिज एनिवर्सरी था, तो मैं गया मिलने के लिए, तो मैं मीठा लेकर गया, तो सबसे ज्यादा काजू कतली उन्होंने ही खाया, 2-2 पीस। ठीक है, तो डायबिटीज के पॉइंट है, तो डॉक्टर साहब बैठे हैं, पॉइंट्स लगा देंगे, खा लेती। ठीक है, तो इतना भी परहेज वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि मीठा खाने वालों को प्रॉब्लम भी होता है, नहीं भी होता है। मीठा भी खाते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं खाते हैं, बट ये है कि पॉइंट्स रेगुलरली चलें, क्योंकि अब एज भी है तो प्रॉब्लम्स आती हैं जाती हैं, तो लाइफ है, प्रॉब्लम्स आएंगी जाएंगी, बैलेंस तो आजकल हर किसी की बॉडी हो ही नहीं सकती है। कि आप देखिए, मीठा लोग कहते हैं डायबिटीज में मीठा नहीं खाना चाहिए। अब जो अपनी ब्रेन है, ब्रेन की जो सेल्स है, उनका खाना ही मीठा है, ग्लूकोज से उनको एनर्जी मिलती है, तभी ब्रेन काम करता है। अगर मीठा बिल्कुल आप बंद कर दोगे ना, तो आपका जो ये ब्रेन है, ब्रेन की जो सेल्स डैमेज हो जाएंगी। ठीक है, डॉक्टर को भी पता है, डॉक्टर कहते हैं ना मीठा मत खाओ, मीठा मत खाओ। डॉक्टर को पता है इस बंदे को कितने मना कर लो, फ्रिज में रात को चुपचाप जाकर मीठा निकाल के खा ही लेगा। डॉक्टर को भी पता रहता है। अब जो लोग उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर लेते हैं, तो उनको ब्रेन से रिलेटेड मेमोरी वीक ये सब सिम्टम्स आने लगते हैं। सर एक क्लास हुई थी, उसमें मैम ने बोला था कि जिस चीज की शरीर में कमी होती है, बॉडी वही चीज की डिमांड करती है। जैसे कि मान लो शुगर की प्रॉब्लम है किसी को, तो उसको ज्यादा क्रेविंग होगी शुगर की, ऐसा है क्या? है, अब जिस चीज की कमी होती है, मान लीजिए कमी को तो मैं पूरा करना है ना, चाहे वो इंटरनल लेवल से करे या बॉडी अपने आप से करे या फिर एक्सटर्नल लेवल से करे, डिमांड भी करती है और सिम्टम्स भी शो करती है। जैसे स्प्लिन में कमी होगी, तो स्प्लिन की जो टीसीएम के अकॉर्डिंग 5 एलिमेंट में टेस्ट है वो मीठा है, तो स्प्लिन में मीठे की डिमांड होगी। जिनका स्प्लिन वीक रहता है ना, जिनको वेरिकोज वेन से कभी पूछेगा आपको मीठा पसंद है, वो कहेंगे मैं मीठा छोड़ते नहीं हूँ, फ्रीज में रखकर खा लेता हूँ। सबसे ज्यादा मीठे की डिमांड होती है, खाने के जस्ट बाद मीठा चाहिए, खाने से पहले मीठा चाहिए। फ्रीज ओपन किया, मीठा सामने रखा, देखा जो काम के लिए आए थे वो भूल के मीठा खाकर निकल गए, ऐसे भी केसेस बताते हैं। तो मीठे की सबसे ज्यादा डिमांड होती है, तो वो वेरिकोज वेन्स, किडनी सिंक हो जाए, स्प्लिन की सिंकिंग, ये स्प्लिन की इश्यूज को शो कर रहे हैं, क्रोनिक प्रॉब्लम्स को। तो मीठा डिमांड होगा तो बता रहा है कि मीठे की कमी है। मीठा यानी स्प्लिन, स्प्लिन यानी कमी, अंदर डिमांड है, अंदर यानी इन यानी स्प्लिन, और यांग यानी स्टमक। सिंपल ट्रीटमेंट है वेरिकोज वेन्स का, यूट्रस प्रोलैप्स का, वेजाइनल प्रोलैप्स का, हर्निया का, तमाम तरह की समस्याओं का स्प्लिन की सिंकिंग, सिंगल प्रोटोकॉल स्प्लिन की सिंकिंग। जस्ट और बैक पेन का टीसीएम में किडनी यांग, कॉन्स्टिपेशन का, यंग एज का कॉन्स्टिपेशन है तो स्टमक हीट। दवाइयों का साइड इफेक्ट है तो स्टमक हीट, स्टेरॉइड का साइड इफेक्ट है तो स्टमक हीट, एल्कोहलिक पेशेंट, एल्कोहल की हैबिट को आपने कम करना है तो स्टमक हीट, यूरिक एसिड को कम करना है तो स्टमक हीट, चेस्ट बर्निंग को कम करना है तो स्टमक हीट, एसिड रिफ्लेक्स को ठीक करना है तो स्टमक हीट, जो अभी मैंने कहा ना तंबाकू की आदत को कम करना है तो स्टमक हीट। अब स्टमक हीट का जो प्रोटोकॉल है वो टीसी में है P6, SP6, CB10, 12, 13, ST21, ST44, ST45 सिलेट। लेकिन अगर अल्कोहल वाले पेशेंट को आप दे रहे हैं तो CB12 को टोन कीजिए। आप पढ़िए टेटाई 7 को ध्यान से पढ़िएगा। टेटाई 7 में जो स्टमक का प्रोटोकॉल दिया हुआ है ना, उसके नीचे लिखा हुआ है कि फॉर अल्कोहलिक पेशेंट टोन CB12। सर एक क्वेश्चन और था कि अभी क्लास हुई थी बीच में जो, तो उसमें सर ने बोला था कि जैसे कोई भी बीमारी है, अगर आप कोई भी उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जैसे स्टोमक हीट का या उसका किसी भी चीज का, तो क्या वो दोबारा से जब देने के बाद में बीमारी ठीक हो गई तो क्या दोबारा बीमारी आती है? तो उसके बाद कुछ उसको आ सकती है मैम। देखिए शरीर है, शरीर में बीमारी आ सकती है, लेकिन वो दोबारा ना आए उसके लिए भी ट्रीटमेंट होता है। ऐसा कहा जाता है टीसीएम में अगर आप जिंक क्लैप पॉइंट को ट्रीट करते हैं तो वो बीमारी को दोबारा आने नहीं देता है।
ठीक है, रिक्योर मतलब कि आने नहीं देता है। तो जिम क्लैप पॉइंट को आप मान लीजिए लंग्स की प्रॉब्लम को ट्रीट किया, लंग्स ठीक हो गया, अब लास्ट में पेशेंट को बता दीजिए 1 मैग्नेट यहाँ लगाइए जिंक क्लैप पॉइंट पे डेली। कहाँ सर, कौन से पॉइंट में लगाना जिंक पड़ता है? क्लैप पॉइंट होता है, टीसीएम में हम बात करेंगे जिंक क्लैप पॉइंट। टाइज 1 में देखिएगा जिंक क्लैप पॉइंट है हर एक ऑर्गन का। ओके, हर एक ऑर्गन का जिस ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो जैसे सर आपने वो एक्जिमा की प्रॉब्लम बताए थे मुझे वो ट्रीटमेंट करने के लिए, तो जब मैंने ट्रीटमेंट किया था 1 महीना बेटे को लगाया था तो उसका सही हो गया था, लेकिन बाद में वो 1 महीने के बाद उसको फिर से वापस आ गया, वो हल्का हल्का आने लगा वापस। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अभी आप मुझे मैम हम बात करेंगे कल, मुझे फिर से टंग का फोटो भेजिए। किस टंग का फोटो? फिर से टंग का फोटो भेजिए, हम टंग डायग्नोसिस पे बात करेंगे। सर किडनी यांग के साथ स्टोमक हिट पॉइंट लगा सकते हैं क्या सर? किडनी क्योंकि यांग किडनी यांग तो टोनिफिकेशन होता है सब पॉइंट और स्टोमक का सेडेशन। क्रॉस तो नहीं कर रहा है मैम, कोई प्रोटोकॉल इसमें नहीं कर रहा है। नहीं, कोई भी क्रॉस नहीं करता है लगा सकते हैं सर। टोनिफिकेशन के साथ सेडेशन का यही पूछना था। लगा सकते हैं जी सर, क्योंकि किडनी यांग के बैक साथ पेन ना या हो या लगा कुछ हो सकते तो हैं। हाँ, जी। किडनी यांग के साथ मोस्ट ऑफ दी स्प्लिन को यूज किया जाता है। स्प्लिन क्वी बट लेकिन स्टमक हिट के अगर आपको लगता है सिम्टम्स आ रहे हैं नहीं ना, नो प्रॉब्लम। नहीं, अगर किसी को एसिड रिफ्लेक्ट है या फिर आपका यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है कुछ भी, ये तो जनरल हो जाता है लगा सर। सकते तो हैं, बैक पेन है, किडनी बैक पेन यांग का किडनी लगता यांग हो हो गया। तो हाँ, बैक पेन किडनी यांग के लिए, स्टमक हिट एसिडिटी के लिए हो गया, लगा सकते हैं आप। जी यहाँ तक कि स्टमक हीट और स्प्लिन क्वी को भी एक साथ लगा सकते हैं, जबकि उसमें एस्पिरिन दोनों, एक में टोन है एक में सिलेट है। तो आपने देखना हाँ है वही। कि सिम्टम्स किसके ज्यादा आ रहे हैं। स्टमक वाले के तो स्टमक में एस्पिरिन को ले लीजिए, स्प्लिन वाले के आ रहे हैं तो स्प्लिन में एस्पिरिन को ले लीजिए। या फिर अल्टरनेट डे लगा सकते हैं ऐसे? अल्टरनेटिव डेज लगा सकते हैं। कभी कभी जी क्या होता है पॉइंट ज्यादा होते हैं, तो आप क्या कीजिए अल्टरनेटिव डेज कर लीजिए। आज ये लगा रहे हैं तो कल वो लगाएंगे, आज ये लगा रहे हैं तो कल वो लगाएंगे। ट्रीटमेंट करने के ऐसे जी। बहुत सारे तरीके हैं, सीक्वेंस है। अभी जो मैं उस दिन आपसे बात कर रहा था कैंसर वाले पेशेंट को, जी इतने आज वो हैप्पी थे, इतने सेटिस्फाइड थे जो हमारे पास आए थे। उनका कैंसर नहीं है, था जी 2 बार था। अब उनका यहाँ से वो फेस राइट साइड का कैंसर था, तो यहाँ से सारा पार्ट उनका निकाल के स्किन का, या कहीं का स्किन कहीं यहाँ पर लगा दिया, बॉडी का स्किन निकाल के यहाँ पर लगाया, यहाँ का निकाल हटा दिया। तो इसकी वजह से उनको यहाँ पर पेन रहता था, फ्लैगम, वीकनेस, मतलब तमाम तरीके की समस्याएं थी। यहाँ पर वो एक्सिलर रीजन में, जस्ट वो ट्रीटमेंट किसके लिए आए थे, एक्सिलर रीजन की जो एक फुंसी निकल रही थी जो उनको परेशान कर रही थी, उसके ट्रीटमेंट के लिए वो आए थे। वो ठीक हो गई, अब वो अपने कैंसर, यहाँ का पेन है, उन सब का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और इतने सेटिस्फाइड थे। आज मैं उनसे बात कर रहा था कि आज मैंने उनको पॉइंट लगाए अभी जस्ट क्लास के पहले। तो उन्होंने कहा कि मैं अब बाइक भी चला रहा हूँ, पहले पिछले 1 साल से बाइक घर पे ही खड़ी थी, मैंने परसों बाइक निकाली, चलाकर मैं ला रहा हूँ। और क्या बोलते हैं, 5 साल से वो परेशान थे, दवाइयाँ खा खा कर, इन्वेस्टमेंट कई लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट वो कर चुके हैं, कैंसर का ऑपरेशन, कीमो, रेडिएशन, ये सब, मतलब काफी प्रॉब्लम काफी हैप्पी है, रेगुलर ट्रीटमेंट कर। सर और एक चीज सर, जैसे स्टोमक हिट का पॉइंट लगा के हम आयुर्वेदिक का भी लगा सकते हैं सर, जैसे फिंगर नंबर लगा सकते हैं, लगाने में कोई समस्या नहीं, आप लगा कर देखिए, आपको एक्सपीरियंस ही मिलेगा। ठीक है मैम। मैं तो आजकल का भी वही स्टोमक हिट का, और अब जो मैं आपको क्लास में बता रहा हूँ ना, जैसे मैंने आज पढ़ाया, तो कल मेरे पास कोई पेशेंट आएंगे तो अगर मेरे ये ध्यान रखा ना, तो LHM RLHM, तो ये मैं अपनो कोडिंग लगाता हूँ। जैसे हमें प्रैक्टिकल करने का चांस मिल रहा है तो पेशेंट को हम प्रैक्टिकल करके उसको रिजल्ट देंगे। तो जैसे कि अभी मैंने क्या किया, LHM RLHM, सबसे पहले मैं क्या करता था, LHM यूज करता हूँ, ऑल LHM, उससे देखता हूँ फर्स्ट डे कितना रिजल्ट मिला। अगर उससे कुछ इंप्रूवमेंट नहीं लगा, देन आई ऐड RLHM। अगर मेरे को उससे रिजल्ट मिल रहा है तो मैं इतने सारे पॉइंट्स क्यों लगा, LHM में मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, लेकिन RLHM बाद में ऐड करूँ। इसी तरह LVM RLVM। नहीं, जैसे अभी आयुर्वेदिक क्लास में बता रहे थे, जैसे सर हम लोग ये जो आयुर्वेदिक नहीं, हम TCM का जो EOV, उसमें बता रहे थे सर, जैसे K6 LU6 LU7 और SI3 UB62, चारों को एक साथ ऐड करने से ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। किसी भी तरीके की हार्मोनल प्रॉब्लम हो विद द स्पाइन मास्टर पॉइंट, फोकल पॉइंट। हाँ जी, LU7 टोन, तो ये CV का भी ऐड किया गया। हाँ, CV का भी ऐड कर सकते हैं। मैं मोरली मैम, जैसे कि एंडोपोज मेनोपोज वाली कंडीशन होती है ना, उसमें राइट साइड में फीमेल्स में, आप बताइए राइट साइड में टोन करेंगे LU7 को?
LU7 को टोन करेंगे सर। हाँ, राइट साइड में LU7 को टोन करेंगे और लेफ्ट साइड में फीमेल्स के बता रहा हूँ मैं, K6 को select हाँ हाँ K6 और को मेल्स सेडेट करेंगे। मेल्स के LU7 को लेफ्ट हैंड पे टोन करेंगे, सेडेट लेफ्ट हाँ, हैंड left hand पे पे टोन tone करेंगे, करेंगे। केसेस को राइट हैंड पर सिलेक्ट करेंगे फॉर मेनोपॉज, Sedate एंड्रोपॉज एंड ब्रीथिंग इश्यूज, लंग्स इश्यूज, तो इस तरीके से। सर इसके साथ SI3 और UB62 को भी ऐड करना चाहिए सर, ऐसा बता रहे थे। SI3 UB62 क्या है मैम? देखिए LU7 कंसेप्शन रेशियो का मास्टर पॉइंट है और SI3 वो कंसेप्शन रेशियो इज द कंट्रोलर मेरिडियन ऑफ ऑल इन मेरिडियन, गवर्निंग वेसल इज कंट्रोलर मेरिडियन ऑफ ऑल यांग मेरिडियन। जब आप इन चारों पॉइंट्स को लेते हैं यूवी के अकॉर्डिंग, तो कहीं ना कहीं एक सर्किल आप बॉडी की फ्रंट साइड से बैक साइड तक ड्रॉ करते हैं। हाँ जी, आपकी पूरी बॉडी को होलिस्टिकली कवर करता है, तो इसलिए अगर हम पूरी बॉडी को कवर करना चाहते हैं देन वी कैन ऐड दिस वन। किडनी यांग के साथ SI3 UB62 को टोन किया जाता है जी हाँ, वो तो सर एक एडिशनल पॉइंट होता है। एडिशनल पॉइंट है। किडनी यांग के साथ प्रोटोकॉल की के लिए पावर भी डबल ठीक हो जाता है। हेमको सर से मैंने लाइफ में एक बार ट्रीटमेंट लिया था, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया तो फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने सर के पास एक बार मैं सर से फेस टू फेस मिला हूँ, जस्ट एक बार। और जिस टाइम सर का इंफॉर्मेशन आया कि वो नहीं रहे हमारे बीच, उस टाइम हमारी कैंपस की प्रभास सर, मिश्रा सर, सुनील मिश्रा सर क्लास ले रहे थे, क्लासरूम में बैठे हुए। ये जो टाइम हो गया।